Acha. So now we are going to start the second wave of feminism. Before that, we had a session about first wave of feminism. First wave of feminism के जो shortcomings थे हमारे पास, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास second wave of feminism आई. अब second wave of feminism हमारे पास आई 1960s से 1980s तक, ठीक है. इस टाइम पे क्या हुआ था, टू बी मोर स्पेसिफिक 1963 से 1980 तक. 1980s में रफली कहाँ तक भी जाए तो बस वो फिर हम एंड में पढ़ते हैं. अच्छा खैर, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन इश्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. The second wave slogan was "The personal is political," which identified women's cultural and political inequalities as inextricably linked and encouraged women to understand how their personal lives reflected sexist power structures. This movement was initially concentrated in the United States of America and then spread to other Western countries. While the first wave was largely concerned with the suffragette struggle for the women for the vote, the second wave focused more on both public and private injustices. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या था, उनकी मेन डिमांड क्या थी, आप लोग बताएं मुझे. राइट टू वोट. जी बिल्कुल, इट वाज अ सफरेजिस्ट मूवमेंट. ठीक है, तो उस टाइम पे वो हो गए. फिर उसमें जो हमारे पास रेशियल डिफरेंसेस आ गए, ठीक है, और हर एक बंदा जो है तो वो एक रेशियल डिफरेंसेस की बात हमने की थी. एक हमने ये कहा था कि जो फेमिनिस्ट थी ना, तो हर एक ने अपना अपना पॉइंट पकड़ा था. किसी को राइट टू एजुकेशन चाहिए था, किसी को रिप्रोडक्टिव राइट्स चाहिए थे, और हर एक बंदा अपनी अलग अलग चीज में ग्रुप्स बना के वो कर रहा था. कोई यूनिफिकेशन उसमें नहीं, कोई यूनिटी उसमें नहीं थी. तो क्या हुआ कि वो चीज हमारे पास खत्म होती गई. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो अपना जो असर था वो खोता गया. ठीक है, तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ कि हमारे पास जो मैंने आपको ये पढ़ाया था पर्सनल इज पॉलिटिकल का स्लोगन, अगर किसी को याद हो तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का क्या मतलब है? मुस्कान, आपकी जो आवाज है वो बार बार डिस्टॉर्ट हो रही है, तो अगर आप टाइप कर दें तो बहुत अच्छा होगा. हाँ रूबी, आप तब तक बता दें. जो पॉलिटिकल और कल्चरल इनइक्वालिटीज वुमेन को जो सोसाइटी में एक वुमेन को मिलता है वो है आई थिंक. नहीं, पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये था हमारे पास कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये उस टाइम पे ये स्लोगन आया कि आप कह रहे हैं कि अच्छा ये चीज पर्सनल है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये चीज पर्सनल है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो वो पर्सनल चीजें नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक इन अ ब्रॉडर वे, वो इन अ ब्रॉडर डायमेंशन, इन अ ब्रॉडर पिक्चर वो हर चीज को इफेक्ट कर रही है. तो पर्सनल इज पॉलिटिकल. अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, और अगर आप कहें कि नहीं, दिस इज वेरी पर्सनल प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट it, this is not a personal problem, this is a bigger problem, this means that personal is political. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आपकी उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ आपके ऊपर हो रहा है, आप उसको कह रहे इट्स ओके, तो फिर जनरली सोसाइटी कहेगी कि हाँ इट्स ओके. जब एक ही जब जब सोसाइटी जब पॉलिटिकली उसको कह दिया जाए कि हाँ ये ओके नहीं है, उसके खिलाफ जो है लॉज बन जाए, ठीक है, तो फिर कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये मेरा पर्सनल व्यू है. ठीक है, क्योंकि एक मसला है, एग्जिस्ट करता है और इसके हमारे पास रिपरकशंस हैं. ठीक है, तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का ये मतलब था. और एक पर्सनल इज पॉलिटिकल में उन्होंने क्या कहा कि जो वुमेन है उनके लिए जो उनके कल्चरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज है ना, उसको जिसको वो लोग कहते हैं कि नहीं ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपने एक जनरल प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिकली वो नहीं टारगेट करना, उसको आपने एक जनरल प्रॉब्लम के तौर पे आपने उसको टारगेट करना है और उसके लिए सोल्यूशंस निकालने हैं. ठीक है, और उन्होंने ये बताया इसको कि आपकी जो पर्सनल लाइफ्स है ना, वो आप जो सेक्सिस्ट पावर स्ट्रक्चर्स है ना उसको दिखा रही होती हैं. इसका क्या मतलब है? सेक्सिस्ट का वर्ड जो है ना, ये एक हमारे पास जेंडर न्यूट्रल टर्म है. ठीक है, सेक्सिस्ट आप वुमेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेन के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेक्सिस्ट पावर स्ट्रक्चर्स का मतलब इस जगह पे ये है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे पास, मेल डोमिनेटेड हमारे पास सारे पावर कॉरिडोर्स हैं. ठीक है, तो कहते हैं कि जो वुमेन की जो पर्सनल लाइव्स है ना, वो हमें बताती हैं कि ये सेक्सिस्ट
स्ट्रक्चर्स का ही हिस्सा बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो सबमिसिव रोल में है, उसके पास ना राइट टू ओन प्रॉपर्टी है, ना राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं। जो हो रहा है उस मर्द की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो उसमें तो वो सबमिसिव रोल में है। और ये अगर इसको वो कहे कि नहीं ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो दिस इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये सारी औरतों का प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और इसमें आई थिंक लाइबा मैं कुछ चेट करूँ, इसमें आई थिंक वे भी आता है ना कि अगर जो जो टैबू समझे जाते हैं कि यानी ये चीजें तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, वही ये चीजें हैं। बुरा समझा जाता है, तो मेनली वो चीजें भी आती है कि वो पर्सनल नहीं होती। हाँ असल में जो हाँ जो कुछ फीमेल के साथ हो रहा होता है वो इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक सोसाइटी को इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली तो इस मेरे ख्याल में ये इसमें वो जाती है ना। हाँ यही है ये मैं जो आपको कह रही हूँ ना कि जो बातें कहती हैं कि ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब उसमें टैबूज भी आ जाते हैं। टैबूज वो चीजें होती है ना हमारी सोसाइटी में जिनके बारे में जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज के खिलाफ होती है। ठीक है, लेट्स फॉर इंस्टेंस हम कहें कि अबॉर्शन है, ठीक है। अब एक औरत है वो अबॉर्शन करना चाहती है, ठीक है। ये हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, इसमें इस्लामिक सोसाइटी की बात मैं नहीं करी, मैं ऐसी बात करी जनरल, ठीक है। ये लोग जो कह रहे थे ना कि हमें रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो उसका यही था। अगर एक औरत कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको, जो औरत है वो कंसीव फिर नहीं करती, ठीक है। वो फिर रिप्रोडक्शन, अगर वो एक बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। वो नहीं पैदा कर सकती, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पाएगी। फिर वो जो है, तो वो वीकनेसेस हैं उसको, वो हेल्थ इश्यूज हैं उसको, तो वो नहीं करना चाहती, या उसको कोई और इश्यूज हैं वो नहीं करना चाहती, ठीक है। लेकिन एक ये बहुत सी औरतों को मसला होगा कि अच्छा हमने बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक है, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उसने चलना मर्द की मर्जी के मुताबिक ही है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वो इसके बारे में अगर बात नहीं करी कि नहीं ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है जो है, तो फिर अगर उस टाइम पे ये बात ना होती और उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर खुल के बात ना होती, उस इश्यू को डायग्नोज और एड्रेस कर नहीं किया जाता जब तक, तो फिर हमारे पास ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कोई कॉन्सेप्ट ना, में जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, ठीक है, और वो बहुत इजीली वो चीज़ अवेलेबल है मार्केट्स में, वो बहुत इजीली वो उसको कंज्यूम कर सकती हैं, उनके पास एड्स होते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, आपकी मीडिया में वो चीज़ें हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि इसको एड्रेस किया गया था, ठीक है। और ये कहा गया था कि ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप टैबू समझ के इसको नहीं बोल रहे, ठीक है, तो ये बात नहीं है कि पर्सनल प्रॉब्लम है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ये सब औरतों का प्रॉब्लम है। और अगर आप इसके साथ ओके हैं तो जरूरी नहीं है कि हर औरत, दुनिया की हर हिस्से में हर औरत उसके साथ ओके है। कुछ औरतें उसके बारे में बात करना चाहती हैं, वो इस इशू का सोल्यूशन चाहती हैं, ठीक है। इज लाइबा इट मैं कुछ क्लियर? और भी ऐड करना चाहती हूँ। जी इस जी लाइन का जो पर्सनल इस पॉलिटिकल को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वुमेन की लाइफ में कुछ भी उसका पर्सनल नहीं होता। द पेट्रियार्की हैव टू डिसाइड व्हाटएवर शी हैव टू डू, so nothing is personal for her. She have not the right to decide whatever she wants for herself. तो उसकी ना उसकी एग्जैक्टली बॉडी पे उसका अपना हक है, ना उसकी हाँ लाइफ यही डिसीजंस में उस उसका अपना हक है। तो पेट्रियार्की ही उसके लिए सब कुछ डिसाइड करेगी। तो वो चाहे उसकी मर्जी हो या ना, वो ये शोविनिज्म, ये पेट्रियार्की, ये माइंडसेट को वो एक्सेप्ट करेगी। एग्जैक्टली यही तो इसका कोर कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको पर्सनली पॉलिटिकल पढ़ाई थी तो मैंने आपको यही कोर कॉन्सेप्ट इसका दिया था कि जो ये पूरा सिस्टम है ना हमारे पास, इस पर डोमिनेशन किसकी है? मैन की। रूल्स कौन बनाता है? आदमी बनाता है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? आदमी करता है। किससे करवाता है? औरतों से, औरतों के ऊपर करता है, ठीक है। तो उनको ये बताना कि अच्छा, औरतों को क्या पता कि ये चीज हमारी पर्सनल है और ये जो है तो हमारी, ये हम बोल सकते हैं, ये भी मैन डिसाइड करता है, ठीक है। तो इन जनरल ये पूरे जो हमारे पास पेट्रियार्कल सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम में डीप रूटेड है। हर एक चीज पे हमारी लैंग्वेज जो है उसमें पेट्रियार्की का बहुत अमल दखल है। हमारे पास जेंडर्ड लैंग्वेज है, हमारे पास हर स्फेयर में जो है तो पेट्रियार्की का जो एलिमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट है। सही है। अच्छा, इस सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में हमारे पास टाइप ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में मेनली लिबरल फेमिनिज्म थी, लेकिन इसमें क्या था कि हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म भी थी।
सोशल फेमिनिज्म भी थी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये पता होगा और हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब टाइप की फेमिनिज्म इसमें थी और इसमें डिफरेंट इश्यूज को इन्होंने हाईलाइट किया था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप वो चेक कर लें फिर। मैंने कुछ पॉइंट्स उसी से उठाए हैं। अच्छा, ये हमारे पास कब जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो कैसे आई, ठीक है। ये हमारे पास जब वर्ल्ड वॉर 2 था ना, तो मर्द जो थे तो वो सारे चले गए हाँ जंग लड़ने, सही है, पीछे रह गई औरतें, तो सारा निजाम उन्होंने संभालना था, ठीक है। वो जॉब्स करने लग गई, ठीक है। वो जो वो औरतें जो पहले सिर्फ हाउस वाइफ थी और बस घर में ही रहती थी, डोमेस्टिक काम करती थी, तो वो क्या किया उन्होंने, वो गई, वो टीचर्स बनी, वो नर्सेज बनी, वो सेक्रेटरीज बनी, वो इंडस्ट्रीज में काम करने लग गई, ठीक है। वो वेपनरी में काम करने लगी, वो वेपन्स बनाने में हेल्प करने लगी, ठीक है। मर्द वहां थे नहीं, वो जंग लड़ने गए थे, यहाँ पे औरतों के जिम्मे ये सारे काम थे, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन जब वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई ना और वो लोग वापस आए, तो उन्होंने क्या किया कि जो पोजीशंस वुमेन के पास थी ना, उससे वुमेन को फायर कर दिया और मैन आके उन्होंने उन्होंने फिर से रिप्लेस कर दिया, रिज्यूम कर दी वो चीजें, और औरतों से कहा कि भाई तुम अब घर जाओ, तुम अपने घर का काम करो, ठीक है। अब क्या हुआ, जब औरतों ने वो देख लिया था कि अच्छा हम इतना काम कर रहे थे, दो चीजें उनके सामने आई। एक तो ये कि जब उनको हमेशा से यही कहा गया था कि वो इंफीरियर हैं मर्द से, इंटेलेक्चुअली भी फिजिकली भी वो वीकर हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तो उसने देखा कि अच्छा जब ये लोग नहीं थे तब भी तो हम ये चला रहे थे, हम तो ये सब कुछ कर रहे थे, मतलब हम ये कर सकते हैं, हम ना इंटेलेक्चुअली इनसे वीक है ना हम फिजिकली इनसे वीक हैं, ठीक है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन किस बात की, एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि वो लोग जब उन्होंने देखा, जब जब ये जॉब्स कर रही थी तो उनके ऊपर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं थी। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट उस वक्त नहीं थी, ठीक है। अपना कमा रही थी, अपना खा रही थी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी, उनकी अपनी ही मर्जी चल रही थी। जब उन्होंने ये दो चीजें देखी ना, और जब ये मर्द वापस आए और जब उन्होंने को कहा कि अब भाई वापस अपनी जगह पे जाओ, बस अपना घर संभालो, तो उन्होंने रिएक्शन, ये जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है ना, ये उसके रिएक्शन जो था औरतों का उस मेन के अगेंस्ट, ये वो है कि वो कह रही थी कि नहीं हम क्यों अब घर वापस जाएं, हम किसी भी तौर पे आप लोगों से कम नहीं हैं, तो फिर क्यों हम जॉब्स ना करें, ठीक है। हम घर भी जाएंगे लेकिन अब हम क्यों जॉब्स ना करें, आप लोग क्यों हमें उससे निकाल रहे हैं, ठीक है, जब हम वो चीज कर सकते हैं। So it was a delayed reaction to the renewed domesticity of women after World War II. It was a reaction to women returning to their roles as housewives and mothers after the end of the Second World War. वो ये कह रही थी कि अच्छा हम जिस चीज से हम निकल के हमने जरा सुकून की सांस ली, अब हम वापस उस चीज में जाए, अब हम वापस सबमिसिव रोल में जाए, अब हम वापस उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, जबकि हम वो चीजें खुद अपने लिए कर सकते हैं। The men that had to leave the workforce to join the defense forces had returned, and women were fired from their positions and replaced by men. 38% of American women who worked in the 1960s were largely limited to jobs as teachers, nurses, or secretaries. Women were expected to quietly resume their lives as loyal and subjugated wives. Housewives were estimated to spend an average of 55 hours a week on domestic chores. However, after having worked and been independent of male dominance during the war, women didn't want to resume their roles. And this brought about the second wave of feminism. उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया और उनको उसके फायदे भी नजर आना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों वापस जाएं, ठीक है। लाइबा मैं कुछ ऐड करूं? जी जी जी। ये ऐसे नहीं हुआ था, इतना एब्रप्टली नहीं हुआ था कि वो लोग आए फिर औरत को वापस उन्होंने घर नहीं, हुआ था डिलेड कि था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो तब उन्होंने औरतों के लिए ऐसी मशीनरीज यानी सीलिंग के लिए ये मशीन्स इन्वेंट हुए, और क्रॉकरीज ऐसी आई, और किचन में यूजेस के लिए जो मशीन्स होती है बेकिंग वगैरह, ये चीजें जो थी ना, ये मशीन्स इन्वेंट, औरत उसकी तरफ ज्यादा फैसिनेट हुई थी। जब वो लोग घरों की तरफ उनका ध्यान ज्यादा बढ़ने लगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग घर तक महदूद होने लगी। फिर बाद में उनको रियलाइज होने लगा कि अच्छा हमारे साथ तो ये हुआ है, तो उसमें से कुछ फेमिनिस्ट ऐसे उभरी और उन्होंने फिर ऐसे मूवमेंट स्टार्ट की।
हाँ, as I said earlier, it was a delayed reaction. It was not an abrupt reaction. Obviously, आपके पास overnight कोई change नहीं आ सकता कि एक बंदा चला गया, आपने काम किया, जब वो आया तो आप उसी दिन उसको कह दे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसके जो थे तो आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके थे तो उसी से जो था तो ये रिस्पॉन्स उनका आया था। ये पहली लाइन मैंने ये की थी डिलेड रिएक्शंस, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इफ यू गो इनटू द डिटेल्स तो यही बातें थी उसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। Issues of rape, reproductive rights, domestic violence, and workplace safety were brought to the forefront of the movement, and there was widespread effort to reform the negative and inferior image of women in popular culture to a more positive and realistic one. Women created their own popular culture, and the movement spread through feminist films, movies, books, and even restaurants. अच्छा, अब क्या हुआ इसमें कि उन्होंने तो वो चीज देख ली कि हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमें मिल सकती है। वी आर नो लेस देन व्हाट दे हैड, वी आर नो लेस देन मेन। और जो हमें अभी तक जो चीजें बताई गई थी, जो हम पॉपुलर कल्चर था जो मर्दों का ही बनाया हुआ था, तो वो तो गलत था। हमने उसको गलत साबित कर दिया है, और जब अब कर दिया है और हमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, तो हमें अब मत रुको, अब हमें जाने दो आगे, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये उन्होंने वुमेन ने अपना खुद एक पॉपुलर कल्चर बना दिया, ठीक है। ये रेडिकल फेमिनिज्म यहाँ से आ रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा हम खुद वो क्या कहते हैं, जजान लियो सूबा, वही वाला सिस्टम है इनका कि अच्छा अब हम खुद ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग जो है हमें उसके ऊपर आप हमें हमारे राइट्स दो, ठीक है। इसके ऊपर रेडिकल फेमिनिस्ट के अगर आप कोट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या उसमें कहना चाह रही हूँ, सही है। तो मतलब अब इनका जो वो था, एक तो ये था कि हाँ उन्होंने कहा कि जेंटल अप्रोच थी कि हमें ये चीजें दो, लेकिन एक इसमें बहुत जो थी तो रेडिकल अप्रोच थी जो रेडिकल फेमिनिज्म से आई, ठीक है। हमने रेडिकल फेमिनिज्म में भी पढ़ा था कि उसमें दो टाइप्स थी, कुछ लोग बहुत ही उसमें एग्रेसिव थे तो उसकी वजह से रेडिकल फेमिनिज्म बदनाम हुई थी, ठीक है। इसी तरह सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी जो बहुत ही एग्रेसिव लोग थे उनकी वजह से ये चीज खराब हुई थी। अदरवाइज इनके कोई क्लेम गलत नहीं थे, कुछ लोगों के मांगने का तरीका गलत था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि अच्छा 1949 में साइमन डी बीवर की एक बुक आई थी द सेकंड सेक्स, ठीक है। इसका मैं ये कहूंगी कि प्लीज आप इसकी समरी पढ़ लें, इसका रिव्यू पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बात की है। जनरली मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ। द सेकंड सेक्स, एज द नेम सजेस्ट, द सेकंड सेक्स का मतलब ये है कि मर्दों को आप फर्स्ट सेक्स की तरह वो करते हैं कि हाँ ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड सेक्स जो है वुमेन का है, वो उनका सबऑर्डिनेट सब्जुगेट उसको रोल दिया गया, आपने सबमिसिव रोल दिया गया, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये क्या करती है हमारे सामने, वो बताती है कि अच्छा ये मेन जो है तो वो प्राइमरी वो उनके पास है अथॉरिटी, और वुमेन जो है तो वो उनकी मलकियत है, ठीक है। तो ये सेकंड सेक्स उसको इस तरह कहा गया था। लेकिन फिर वो उसमें ये कहती है कि ये कोई ऐसी वुमेन सेकंड क्लास सिटीजन्स नहीं है, वुमेन भी इक्वल टू मेन है और उसको भी वही राइट्स मिलने चाहिए, शी इज नो लेस देन द मैन, ठीक है। ये बुक आई थी ना, तो इससे इंस्पायर होके बेटी फ्रेडन जो है उसने बुक लिखी थी द फेमिनिन मिस्टेक, और द फेमिनिन मिस्टेक जो थी इसने 1963 में लिखी थी। और ये जो थी ना, इसने क्या किया था कि जो सेक्सिज्म, जो सिस्टेमिक सेक्सिज्म है उसको हाईलाइट किया था। और ये जो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में वो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ने किक ऑफ किया था ना उसको, इस तरह ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो हमारे पास किकिंग फोर्स थी वो हमारे पास द फेमिनिन मिस्टेक बुक थी, ठीक है। इसकी ये it was a phenomenon. It sold 3 million copies in 3 years. The feminine mystique rails against the problem that has no name. ये कहते हैं ना कि the problem that has no name का मतलब ये है ना कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, औरतों के लिए प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, बट दोज प्रॉब्लम्स आर द लीस्ट टॉक्ड अबाउट और नेवर टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो उसको कोई नाम नहीं दिया गया कि उसको मसला क्या है। इन मेडिकल टर्म्स वी कॉल इट इडियोपैथिक, कि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई हमें कॉज पता ना हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इडियोपैथिक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और आपको कॉज का भी पता है कि क्या कॉज है, लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं की जाती। सो द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, the systemic sexism, ठीक है, that taught women that their place was in the home and that if they were unhappy as housewife it was only because they were broken in divorce.
ये कहती थी ना इसमें ये बेटी ने क्या कहा कि ये जो सोसाइटी में ये बात होती है ना, ये जो सिस्टेमिक सेक्सिज्म है हमारी, वो औरतों को ये बताती है कि आपकी असल जगह आपका घर है, आपने घर के ही काम करने हैं, आपने बच्चे पैदा करने हैं और बस उनको पालना है, काम करना है, फिर मर जाना है, ठीक है। अगर इस पूरे सिस्टम में आपको खुश होना चाहिए, यू आर बाउंड टू बी हैप्पी, लेकिन अगर आप खुश नहीं है ना, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द सोसाइटी, ये आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी की वजह से नहीं है, आप पर्सनल प्रॉब्लम है आपका, ये आप खुद ऐसे हैं, ठीक है। तो बेटी ने क्या कहा कि ये जो हमारे पास ये सेक्सिज्म है ना, हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसको एड्रेस करना है और औरतों को उनके राइट्स देने हैं। इस चीज ने सबको बहुत अट्रैक्ट किया, सब औरतों को, और उन्होंने अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। बेटी का ये कोड भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख लें। इसमें यही था जो इसने, ये जो मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ बताया ना कि अगर घर के काम करते हुए उसको खुशी नहीं मिली तो वो उसका मसला है, लेकिन बेटी ये कहती है कि जब हमें एजुकेशन के राइट्स मिल जाते हैं, हमें जो है तो इक्वल राइट्स मिल जाए ना, तो हम जॉब कर सकें, हम प्रॉपर्टी ओन करें, हमारे पास अपने क्रेडिट कार्ड्स हों, इन इन मोर स्पेसिफिक वे मैं ये बता रही हूँ, तो फिर हमें जो है तो हमें ये ना कहा जाए कि आपकी जगह सिर्फ घर है। हाँ ठीक है, घर भी है, लेकिन हम ये सब भी कर सकते हैं, हम दोनों फंक्शंस कर सकते हैं, वी आर गुड, इक्वली गुड एट बोथ, ठीक है। बट शी आर्ग्यूड दैट द फॉल्ट, नेक्स्ट स्लाइड, but she argued that the fault did not truly lie with the women, but rather with the world that refused to allow them to exercise their creative and intellectual faculties. ठीक है, women were right to be unhappy, they were being ripped off. ये इसने पहले ये कहा कि सोसाइटी ये कहती है कि अच्छा एक औरत को जो है तो घर के काम ही करने चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए, अगर वो खुश नहीं है तो वो उसका जाती मसला है। तो वो कहती है कि नहीं, ये बात नहीं है कि और अगर वो इस बात पे नाराज है या उस बात पे वो अपसेट है, तो ये जो है ये उसका मसला है और ये गलत है। तो बेटी कहती है कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत कैसे हो सकता है? अगर वो खफा है, अगर वो किसी बात पे अनहैप्पी है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि उससे राइट्स उसके छीन लिए गए हैं। आप उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं करते, आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, एज अ चटल ट्रीट करते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो खफा है? वो खफा नहीं है, वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो गलत इसलिए नहीं क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है और उसको भी राइट्स चाहिए, और वो आपसे बेहतर है इसमें कि वो दोनों काम कर सकती है, वो डोमेस्टिक भी कर सकती है और वो बाहर का काम भी कर सकती है। The feminine mystique was not revolutionary in its thinking, but it was revolutionary in its reach. It made its way into the hands of housewives who gave it to their friends, who passed it along through a whole chain of well-educated middle-class women, white women with beautiful homes and families. It gave them the permission to be angry. इसमें क्या हुआ? ये जो कह रही ना, इसकी कोई थिंकिंग कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थी कि ये कोई पहली बार किसी ने कहा था कि औरतें जो हैं तो वो मर्दों के बराबर हो सकती हैं और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। नहीं, ये साइमन डी बीवर भी पहले कह चुकी थी, फर्स्ट वेवर्स जो थे वो भी कह चुके थे, इनको इक्वल राइट्स चाहिए। इसकी रेवोल्यूशनरी कैसे था इनकलाब, इसका कैसा इतना जल्दी ये मैसेज कैसे फैला? क्योंकि इसकी रीच रेवोल्यूशनरी थी। इसने क्या किया, इसने विमेन के लिए बुक लिखी, और वो जो थी उसने क्या किया, उसने दी अपने वो गई हाउसवाइफ्स के पास, ठीक है। हाउसवाइफ्स ने पढ़ी कि अच्छा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बुक है, तो हमारे राइट्स के बारे में बताइए। उन्होंने दी अपनी फ्रेंड्स को, और ये पास ऑन होती गई और एक पूरा चेन जो था वेल एजुकेटेड वाइट वुमेन का, ठीक है, मिडिल क्लास की जो औरतें थी और मोस्टली वाइट वुमेन जो थी एजुकेटेड थी, क्योंकि स्लेव्स ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज स्लेव्स और वो इतने एजुकेशन तक उनका एक्सेस नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सब में फैलती गई वो बातें, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, औरतों को पता चला कि हाँ, इट्स ओके टू बी अनहैप्पी, इट्स ओके टू बी एंग्री, बिकॉज यू आर बीइंग रिप्ड ऑफ योर राइट्स, ठीक है। बैकग्राउंड समझ आ गया आप लोगों को? हेलो, काइंडली दोबारा जी समझाएंगे? जी मेरा नेट का जी इशू था।
अच्छा, रूबी इसमें ये था ना, इन डिटेल आप उसमें सुन लेंगी रिकॉर्डिंग में, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि जब औरतें जो थी ना, तो उनके लिए जब ये बुक लिखी गई ना, द फेमिनिन मिस्टीक, तो फेमिनिन मिस्टीक में बेटी क्या कहती है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि, ये औरतों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज उसको आप एड्रेस नहीं करते, उसको नाम नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह सर जो है वो रेत के अंदर डाल दें, कह दे कि बस अंधेरा है दुनिया में और इर्द गिर्द कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, आप सिर्फ उससे मुंह छुपा रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। और प्रॉब्लम क्या है? द सिस्टमिक सेक्सिज्म। सिस्टमिक सेक्सिज्म हमारे पास क्या है कि औरतें जो है तो उनको, सेक्सिज्म एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, लेकिन इस वक्त ये औरतों के मतलब ये एक नेगेटिव कोनिटेशन में यूज हो रहा है कि जो मर्द हैं तो उन्होंने हर चीज को डोमिनेट किया हुआ है, और उन्होंने खुद ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं कि हाँ, एक औरत जो है शी बिलोंग्स टू द होम, और अगर वो काम कर रही है घर में तो उसको खुश होना चाहिए, शी इज बाउंड टू बी हैप्पी। लेकिन अगर वो उसमें खुश नहीं है तो वो उसका अपना कोई जाती मसला है और वो उसकी गलती है, एंड शी इज रॉन्ग फॉर बीइंग अनहैप्पी। तो बेटी क्या कहती है? वो कहती है कि नहीं, इट्स ओके टू बी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि आपसे तो उनके वो आपके राइट्स छीन रहे हैं, इसलिए आप नाराज हैं। अगर आप एंग्री हैं तो यू हैव द राइट टू बी एंग्री। क्यों? क्योंकि आपको आपके हकूक नहीं मिल रहे। तो इस आइडिया को छोड़े कि आप जो है तो ये गलत करिए, आप अगर इस पे अगर आप अपने हाल पे खफा हैं तो ये आप गलत करिए, नहीं, इस आइडिया से निकलें। आप इसीलिए खफा हैं क्योंकि आपको आपके राइट्स नहीं मिल रहे। तो इस सब ने क्या किया कि वुमेन के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की, और इसकी रीच बहुत सारे लोगों तक गई। ठीक है, मोस्टली मिडिल क्लास वाइट वुमेन तक गई। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, yes, thank you very much. चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नाउ वी हैव द इश्यूज ऑफ एक्टिविज्म। इश्यूज ऑफ एक्टिविज्म का मतलब ये हमारे पास कि किन किन इश्यूज को ये लोग हाईलाइट कर रहे थे, और वो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम ये काम करें। ठीक है, तो सेंट्रल फोकस वाज ऑन चेंजिंग द वे सोसाइटी थॉट अबाउट वुमेन। The second wave cared deeply about the casual systemic sexism ingrained into the society. They believed that women's highest purposes were domestic and decorative, and the social standards that reinforced that belief, and in naming that sexism and ripping it apart. इन्होंने क्या किया? इनका सेंट्रल फोकस किस चीज पे था कि एक औरत को सोसाइटी में कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में कैसे सोचा जाता है, उसको चेंज करना है हमने। ठीक है, ये क्या कहते थे कि रूट कॉज जो हमारे पास पेट्रियार्की की है ना, कि वो हमारे पास उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है, हमने उस चीज को खत्म करना है। हमने जो सेक्सिज्म है उसको खत्म करना है। जो वुमेन सेंट्रिक जोक्स है ना, जो हम कह रहे हैं कि जो कैजुअल सेक्सिज्म है, इसमें जो वुमेन सेंट्रिक जोक्स हैं ये भी आते हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी को अगर किसी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ वो लतीफे होते हैं ना कि पठान को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जाता है उसमें, कि हाँ पठान नहीं है, या सरदार जी टाइप वो लतीफे जो हमारे पास होते थे पहले, वो 11-12 के जमाने में। तो वो जो थे तो वो क्या करते थे, वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते थे। जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि बुनेर के लोग जो हैं तो वो बेवकूफ होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वाकई में बेवकूफ होते हैं। अब बुनेर से कितने ही ऐसे लोग निकलते हैं जो कि, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं बुनेर से, हमारे मेरे अपने कोलीग्स हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो कम्युनिटी है, वो जो एरिया के लोग हैं तो वो वाकई में बेवकूफ हैं, लेकिन उनके बारे में सोशली वो पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्ट किया गया है ना, कुछ लोगों ने किया है, और फिर उस चीज को कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स किया गया है थ्रू दिस कैजुअल सेक्सिज्म, जो ये कैजुअली जो उसके ऊपर जो वो जोक्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज वुमेन के साथ भी हुई थी कि कैजुअल सेक्सिज्म यही था कि उनके ऊपर वुमेन सेंट्रिक जोक्स बना लिए, उनको एक पॉपुलर कल्चर उन्होंने ऐसे बना दिया कि जिसमें औरत को जो था तो वो बेवकूफ समझा जाता था, और उसको सिर्फ ये कहा जाता था कि हाँ ये घर के काम करे सिर्फ, इसका और बाकी किसी चीज में काम नहीं है, और डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया। ठीक है, उसको बस सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते थे। इज इट क्लियर? Yes. जी क्लियर है। अच्छा, तो सेकंड वेवर्स ये कह रहे थे कि हमें इस चीज को खत्म करना है। जब तक हम इस चीज को खत्म नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते औरतों के बारे में। और इस सब का क्या, इस सब से क्या होता था कि ना सिर्फ ये कि मर्दों का कॉन्सेप्ट उनके बारे में होता था औरतों के बारे में, बल्कि औरतों का खुद अपने ऊपर अपने बारे में भी यही कॉन्सेप्ट होता था कि हम बेवकूफ हैं, हम ये चीज नहीं कर सकते। ये जब अब ये हम कहते हैं ना कि जब आप किसी बच्चे को, जो हमने लेबलिंग थियरी में पढ़ा था,
जब हमने लेबलिंग थ्योरी में पढ़ा था कि आप एक बंदे को लेबल कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि बस ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो ये जब सोसाइटी में एक चीज है कि औरतें जो है वो बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, वो किसी चीज, वो कोई काम नहीं कर सकती, तो फिर वो औरतें खुद भी समझने लग गई थी कि अच्छा वी आर गुड फॉर नथिंग। तो ये जो हमारे पास एक्टिविस्ट्स आई थी ना, तो इन्होंने उनको भी मतलब उनके अंदर भी थॉट प्रोसेस उनका जो है तो चलाने की कोशिश की कि नहीं, आप लोग जो हैं तो आप बेवकूफ नहीं है, यू आर नो लेस देन मेन बट यू आर इनफैक्ट यू आर बेटर देन देम, ठीक है। ये रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब ये हम सेक्सिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात इन्होंने क्या की, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी जो है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी उन्होंने रखे हुए हैं ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए औरत को, कि बस औरत को शोपीस बना के आप शोकेस में रख दें और उसका कोई काम नहीं है, या बस घर में ही वो काम करती रहे, बाकी उसका ना उसकी कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ना वो फिजिकली इतनी कोई स्ट्रांग है कि वो कोई स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज में हिस्सा ले सके, ना वो इतनी कोई इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है कि वो आपके पास पॉलिटिकल डिसीजंस ले सके, आपके पास डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। तो उन्होंने उसको सिर्फ महदूद कर दिया एक ऑब्जेक्ट तक, कि बस हाँ ये जो है तो सजा सवार कर रखने वाली चीज है और बस इनसे अपने काम करवाओ, बाकी ये बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं कर सकती, कि बेवकूफ है, ठीक है। तो इस चीज को तोड़ने के लिए फर्स्ट वेवर्स ने बहुत काम किया था। इसकी एग्जांपल हमें कहाँ से मिलती है, 1968 में मिस अमेरिका पेजेंट था। ये मिस अमेरिका पेजेंट क्या था, जैसे हमारे पास अभी मिस वर्ल्ड और ये चीजें हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें किस चीज पे जज किया जाता है, उनको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही जज किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाहर औरतों ने प्रोटेस्ट किया और उसको कहा कि ये जो फेमिनिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो है ये डिमीनिंग है, ये पेट्रियार्कल ट्रीटमेंट है वुमेन के साथ। अब वुमेन को सिर्फ एक वुमेन इज जस्ट रिड्यूस्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं और वुमेन इज मच मोर देन अ ब्यूटीफुल फेस, ठीक है। शी इज मच मोर देन अ ब्यूटीफुल फेस, शी इज मच मोर देन अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। वो एक इंसान है जो कि अकल और शऊर रखती है और वो शी हैज ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसके अलावा वेरियस इंस्टेंसेस पे उन्होंने ये देखा कि जी मैं एक कुछ पूछना चाहती हूँ। ये जो मिस अमेरिका पेजेंट या मिस यूनिवर्स होता है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें तो कोई औरत को घसीट के तो नहीं जाता, वो तो खुद जाती है, तो इसमें कसूर फिर किसका हुआ? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, जज किस बेसिस पे किया जाता है? ब्यूटी पे, यानी सबको पता होता है कि ब्यूटी पे ही जजमेंट, ठीक है। कोई अब दरखास्त ये होती हमारे है। पास, हाँ हाँ ठीक है, अब उसमें वो कर रहे हैं, क्यों ये लोग क्यों जाते हैं उस में, ये इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में औरतें क्यों जाती हैं, जब इसमें जीत जाए तो वो क्या बन जाती हैं आगे जाके? जो हर कोई ठीक है, इसको वो आइडेंटिफाई मास, करता है फिर। हाँ मास मीडिया में आ जाती है ना, जी ठीक है। मास मीडिया कौन देखता है? मर्द सब देख सब सेम देखते ठीक हैं। है, इससे इनको क्या मिलता है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, इससे इनको पे मिलती है। ये इनको जो है तो जिंदगी गुजारने के लिए एक इनका प्रोफेशन है ना, ठीक है, वो बनना चाहती है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक एक्ट्रेस बनने के लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसका वेट इतना होना चाहिए, उसका जो है तो मेजरमेंट्स रखी हुई होती हैं, अच्छा इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, इसका कम्प्लेक्शन ऐसे होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसके लिए फिर वो आर्टिफिशियल मीन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो और मर्दों के लिए फिर इस तरह का कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे अपने सेलिब्रिटीज को देख लें कि जो हमारे माँ बाप के बचपन से वो अभी तक हीरो चलते हुए आ रहे हैं, जो इतनी लड़कियां आई और गई और अभी वो माँ के रोल कर रही हैं और कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनके लिए डिफरेंट हैं। अगर वो एक चीज परसू करना चाहती हैं, उसके लिए भी उनको इस चीज से गुजरना पड़ता है। यू आर राइट कि ये औरतों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन पर्सनल चॉइस, ठीक है, कुछ औरतों की पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन एक सिस्टम में एंटर होने के लिए उनके लिए गेटवे है उससे, ठीक है। और ये चीज हमारे सिस्टम में इतनी डीपली रूटेड है ना कि अभी ये तो एक, हम एक कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना कि चले कोई इसमें हिस्सा ले रहा है कोई नहीं ले रहा, वो उनकी मर्जी, चले हम उसमें ये कह दें। लेकिन अभी हमारे पास जो कॉलेज लेवल्स, स्कूल लेवल्स, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जब एनुअल डिनर्स होते हैं, ठीक है, फेयरवेल पार्टीज होती हैं या वेलकम पार्टीज होती हैं, उसमें लेडी ऑफ द इवनिंग
ठीक है, या लेडी ऑफ द डे का जो टाइटल होता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है कि वो जो जितना प्यारा लग रहा होता है ना तो उसको दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हाँ वो एक बंदा तो ठीक है प्यारा है, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया सबके सामने और आपने उसको फ्लावर्स दे दी और कह दिया कि हाँ यू आर लेडी ऑफ द इवनिंग, और वो ये अवार्ड जाके घर में सजा भी दे, ठीक है। लेकिन उसके जो है तो और लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे कि वो लड़कियां जो बाकी बैठी, क्या वो प्यारी नहीं लग रही होंगी, क्या वो तैयार होके नहीं आई होंगी, क्या वो उनको अपना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा होगा। तो इस तरह ये क्या होता है कि हम आइडियलाइज कर देते हैं एक चीज को, और फिर अगर उन स्टैंडर्ड्स तक कोई पूरा नहीं पहुंचता तो फिर वो बंदा खुद अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है और इनसिक्योरिटीज में चला जाता है, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जब हमारे हम जब फाइनल ईयर में भी थे तब भी जब हम थर्ड ईयर में थे, जब हम अपने वो सीनियर्स को पार्टी दे रहे थे फेयरवेल, और जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जब हम सेकंड ईयर में थे जूनियर्स को वेलकम पार्टी दे रहे थे, तो हमने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि हम इस बार लेडी ऑफ द इवनिंग या लेडी ऑफ द डे हम नहीं रखेंगे। हमने सबको जो था तो हमने सबको फ्लावर्स दिए थे और चॉकलेट्स दिए थे, वी टोल्ड देम दैट यू, हमने उसके साथ एक कार्ड रखा था कि यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। ये हमारी तरफ से एक जेस्चर था। तो ये बताने का मकसद यही है कि जो हमारे पास इवन जो छोटे छोटे लेवल्स हैं ना उस पे भी लेडी ऑफ द इवनिंग और ये जो है ये इसी चीज को, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी को ये जाहिर करती है कि हमने क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी रखे हैं। आई होप इट्स क्लियर। लाइबा जी, ये तो एक बायोलॉजिकली वो नहीं है, इसमें सोशली कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब जेंडर का रोल क्या हो सकता है, या अभी जो बात आप लोगों ने की है ये तो ब्यूटी मतलब अल्लाह की तरफ से और उसकी जिस्म में है, ये तो बस वो तो एक है, तो इसमें क्या है, मैं हाँ सही नहीं समझ रहा हूँ देखें, इसको। अच्छा स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी जो है ना ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। कुछ सोसाइटीज में, अच्छा अगर कोई लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप मुझे बताएं हामिद। अच्छा, मतलब खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छे खानदान से, मतलब हाँ यही, कम उम्र होनी चाहिए लड़के हाँ, से। नहीं लड़की, हाँ हाँ लड़की की ब्यूटी के बारे में क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं लड़कों के नॉर्मली, बताएं आप। मतलब बड़ी आंखें, सफेद कलर, बड़े लंबे हाँ बाल, हाँ हाँ यही चीज है हाँ बस। हाँ एग्जैक्टली। तो ये क्या है, ये किस किताब में आया था कि अगर कोई ऐसा हो तो वो प्यारा है, या कुरान पाक में आया हो कि इस तरह कोई हो तो प्यारा है, नहीं हो तो प्यारा नहीं है। ये सोसाइटी ने खुद बनाई है ना ये चीज कि यस, हमारे यहाँ मानता पे हूँ मैं। गोरा कॉम्प्लेक्स, हाँ गोरा कॉम्प्लेक्स जो है ये सोसाइटी का बनाया हुआ है ना। हम लोग तो जो बिल्कुल। है तो हम तो नेचुरली हम लोग व्हीटिश कम्प्लेक्शन के हैं या डार्क कम्प्लेक्शन के, हम एशियंस हैं, लेकिन हम गोरे गोरे रंग को हमने बहुत ही वो किया होता है कि हाँ जो गोरा है तो बस वो ठीक है, वो प्यारा है। जो कहते हैं ना कि पठान प्यारे होते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि पठान गोरे होते हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल। जो पठान गोरे नहीं होते ना तो फिर उसके बारे में लोग कहते हैं कि अब तो पठान लगते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या उससे इनकी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन वो एक पर्सपेक्टिव बना है सोसाइटी का कि हाँ ये लोग प्यारे इसलिए क्योंकि ये गोरे हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड। समझ आई इस चीज की। यस। हमारे स्टैंड तो ये यही कहते हैं कि आप मैं फॉर इंस्टेंस आप कहती हूँ अगर एक लड़की को देखने जा रहे हैं ना, और अगर वो उसका स्किन कलर अगर व्हीटिश है, ठीक है, तो वो भी